रावत जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानूंगा कि आपने परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया, आखिर क्या जरूरत पड़ी देश में? चाहता हूँ कि देश में एक नया बदलाव होना चाहिए। भगत सिंह जी ने जो क्रांति का आगाज किया और जो बलिदान देश के लिए किया, जो भगत सिंह जी के देश सपनों का भारत होना था, वो आज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज देश में भ्रष्टाचार किया। क्या राम मंदिर के ये मान के चलिए कि जिन लोगों ने संघर्ष किया, क्या उनको वहाँ जाने का मौका दिया इन लोगों ने? ये सिर्फ अपने सत्ता में रहने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए सारे काम या आप भी ऐसा कोई ऐसा जब चुनाव लड़ते हैं और उन ईडी की कार्रवाई होती है, क्या तर्क देंगे आप इस पे? बिल्कुल। मैंने पिछली विधानसभा चुनाव में देखा कि जो मैंने विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, उसके बाद में मेरे प्रत्याशियों को सीआईडी का फ़ोन आना चालू हुआ। कई प्रत्याशी उस कारण से बैठ भी गए, उनको प्रेशर बनाया गया पूरी जानकारी पूछताछ के लिए उनको। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं दी नेशनल फोल्डर। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसको लेकर हर एक पार्टी अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है, अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। इस तरीके से भाजपा ने किए, कांग्रेस ने किए और अलग अलग दल भी अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय राजनीतिक व्यक्ति ही क्यों ना हो। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वो शख्सियत हिस्सा लेने की कोशिश करता है, मन में चाहत रखता है, जो वर्तमान संदर्भ में कहें कि राजनीति में अपना वजूद रखता है या फिर जनता के बीच में एक अच्छा यानी कि कुछ करने का जज्बा रखता है। ऐसे ही हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो कि परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मोनू महेंद्र सिंह रावत इनका नाम है। स्वागत है मोनू महेंद्र सिंह रावत जी आपका दी नेशनल फोल्डर के हमारे आज के एपिसोड में। जी धन्यवाद। बिल्कुल। इस लोकतंत्र के महापर्व के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहूँगा कि इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, क्योंकि आपकी यही ताकत है कि आप नेता चुनकर सदन में पहुंचाते हैं, वो आपकी आवाज़ को उठाते हैं। और मैं अपील ये भी करना चाहूँगा कि अभी जो देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, जो तानाशाह रवैये जो सरकार कर रही है, हर क्षेत्र में आप देखिए कि आज लोकतंत्र में होते हुए भी आज मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार की बात की जा रही है। आज देश में लोकतंत्र लागू है, उसके बाद भी राजतंत्र की बात की जा रही है। मैं आपके ग्वालियर में हूँ और ग्वालियर से भी मैं आप ग्वालियर वासियों को भी कहना चाहूँगा कि देश में लोकतंत्र है और राजतंत्र जैसे महाराजा की बात करते हैं, राजाओं की बात करते हैं, ये बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में संवैधानिक अधिकार सबको मिला हुआ है चुनाव लड़ने का। हर किसी को मौका मिलना चाहिए। ये जो लोग हैं, बार बार इनको रिपीट किया जाता है इन पार्टियों के द्वारा, कांग्रेस भाजपा के द्वारा एक ही व्यक्ति को रिपीट किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा ग्वालियर वासियों से भी, क्योंकि आपका भी अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का। आप भी बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए, जिससे एक नए ग्वालियर को आप विकसित कर सकें और नए देश को विकसित कर सकें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मोनू महेंद्र सिंह रावत आखिर कौन है ये, इन्होंने राजनीतिक करियर में कदम रखा है, आखिर जरूरत क्या पड़ी राजनीतिक करियर में कदम रखने की, इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, अब तक का क्या सफर था, जानेंगे। रावत जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानूंगा कि आपने परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया, आखिर क्या जरूरत पड़ी देश में, आपने सीधे नेशनल लेवल का पार्टी को बनाया, क्या जरूरत क्या पड़ी? बिल्कुल। देखिए, मैं राजनीति में बचपन से ही मतलब मेरा इंटरेस्ट रहा है और मैं चाहता हूं कि देश में एक नया बदलाव होना चाहिए। भगत सिंह जी ने जो क्रांति का आगाज किया और जो बलिदान देश के लिए किया, जो भगत सिंह जी के देश सपनों का भारत होना था, वो आज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। आप देखिए कि हर क्षेत्र में जीएसटी लगा दी है। आप ये मान के चलिए कि बच्चे जो एलकेजी क्लास में जो नर्सरी में जो जाते हैं, उनकी पीठ पे जो स्टेशनरी होती है, बैग होता है, उस पर भी जीएसटी लगा दी गई है। तो आज बदलाव की ज़रूरत है। मुझे आने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि अभी तक ये पार्टियां लोगों का शोषण करने का काम करती हैं, सिर्फ झंडा उठाने तक सीमित रखती हैं। जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत करते हैं और पूरा जीवन इन पार्टियों के लिए दे दिया, उनको कभी मौका नहीं मिला। मैंने सोचा क्योंकि युवाओं को साथ में लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और काफ़ी मुझे पूरे देश के अंदर युवाओं का समर्थन मिल रहा है, नारी शक्ति का समर्थन मिल रहा है। मैंने परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की है और मेरा प्रयास रहता है कि पिछली विधानसभा में भी मैंने
अधिक से अधिक महिलाएं चुनाव में उतारी और इस बार भी हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक महिलाएं इस चुनाव मैदान में आए। महेंद्र जी, मुझे अब ये बताइए कि आपकी पार्टी है कितने राज्यों में अभी सक्रिय है और विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट रहा और लोकसभा चुनाव में आपने कितने प्रत्याशी अभी मैदान में उतार दिए और आगे क्या क्या रूपरेखा है? जी बिल्कुल, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया देश के 22 राज्यों में सक्रिय है और पार्टी का हर क्षेत्र में काम चल भी रहा है जनहित के लिए। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने 4 राज्यों में प्रत्याशी उतारे थे, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में, और काफ़ी अच्छा पब्लिक का रिस्पॉन्स रहा। अच्छा, पार्टी का गठन कर लिया है, विधानसभा चुनाव लड़े थे, अब लोकसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, अपने प्रत्याशी उतारे हैं कि आप भी किसी ऐसी सीट से दावेदारी कर रहे हैं क्या, वहां से आप चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं बिल्कुल, देखिए क्या है कि मतलब मुझे जो जिम्मेदारी है अभी मेरे पे, तो क्या है कि मुझे और भी प्रत्याशियों को देखना है पूरा। कई जगह अपना बिहार में भी प्रत्याशी है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है, मध्य प्रदेश की कई, तो क्या है कि जिम्मेदारी काफ़ी है। तो पार्टी भी तय करेगी, अगर मुझे अगर कहीं से अगर लड़ना है तो प्रयास करूँ। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि बड़ा ही दिलचस्प सवाल बन जाता है कि बड़े बड़े राजनेताओं पर ईडी की कार्रवाई उन पर करवाई जा रही है, ऐसे जो राजनीतिक पंडित है उनका कहना है कि आप भी ऐसा कोई ऐसा जब चुनाव लड़ते हैं और उन ईडी की कार्रवाई होती है, क्या तर्क देंगे आप इस पे? बिल्कुल, मैंने पिछली विधानसभा चुनाव में देखा कि जो मैंने विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की उसके बाद में मेरे प्रत्याशियों को सीआईडी का फ़ोन आना चालू हुआ। कई प्रत्याशी उस कारण से बैठ भी गए, उनको प्रेशर बनाया गया, पूरी जानकारी पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया। राजस्थान का भी मामला आया, छत्तीसगढ़ का मामला आया, इसकी मैंने कंप्लेंट भी की। और बिल्कुल, आज जो सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करती है। और आज भी चुनावी मैदान में लोग क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि वो डरते हैं कि ये जो गवर्नमेंट के संस्थान हैं उनका दुरुपयोग करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं से ईडी का प्रेशर बनाते हैं, हर मतलब एजेंसी का प्रेशर बनाने का काम करते हैं। इसका दुरुपयोग किया जा रहा है देश के अंदर। और अब की बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश की पब्लिक को बहुत इसका बड़ा खामियाजा झेलना पड़े। और इस बार लोकसभा के मैदान में भी है, कप्तान अक्षय कोटी जी भी भोपाल से आ चुके हैं, क्योंकि अभी वो अभिनेता के तौर पर जाने जाते थे, अब वो राजनेता के तौर पर भी जाने जाएंगे। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप युवा हैं और युवा के नाते आपके क्या मुद्दे रहेंगे ये देश हित में, और राजनीतिक पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है जब वो चुनाव लड़ती है, आपका क्या मैनिफेस्टो है इस बार? बिल्कुल, हमारा मैनिफेस्टो है तो सर्वप्रथम हमने युवाओं को रोजगार देने की बात की है। हम्म, और अभी भी हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक कंपनियों से संपर्क करके और युवाओं को रोजगार देने का हमने काम किया है, क्योंकि युवा आज देश के अंदर पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं और मजबूरन उनको कई मामले आपने देखा होगा न्यूज़ में आते हैं कि लोग सुसाइड करते हैं और कई इलीगल काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भाई, जिस व्यक्ति को अगर रोजगार अगर मिलेगा, जिसको अगर अच्छी नौकरी मिलती है, वो काहे के लिए इलीगल काम करेगा और क्यों आत्महत्या करेगा। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शामिल किया कि 10 लाख साल हर साल 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे हम, क्या लगता है आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, अभी वर्तमान सरकार जो है उसने भी वादा किया था कि हम भाई 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो किसी को 200 लोगों को रोजगार मिला? मुझे तो लगता है कि जो भी रोजगार, जो भी वैकेंसी आती है वो सिर्फ पैसे से बेची जाती है। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े घोटाले, आपने व्यापम का आपने जिक्र सुना होगा, कितना बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश के अंदर हुआ और उस पर काफ़ी लोगों पर कार्रवाई हुई। उसके बाद में क्या हुआ, आज भी लोग एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, उनका बड़ा संघर्ष करने के बाद उनको मौका आता है कि भी एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद उनका कोई मौका उनको सरकार की तरफ से कभी उनका रिजल्ट रोक लिया जाता है, तो कभी उनको बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, तो भर्तियाँ कैंसिल कर दी जाती हैं। मेरा आपसे ये भी सवाल है कि देश आजकल का जो राजनीतिक परिवेश बन गया है, यानी कि जमीनी स्तर के मुद्दे ना होकर मुद्दे रहते हैं जातिवाद को लेकर, धार्मिक आधार पर, आप इस राजनीति को किस रूप में देखते हैं, इस स्वरूप को? बिल्कुल, देखिए क्या है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में सत्ता की सिंहासन पर बैठने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज राम को बेचने का काम किया जा रहा है। मैं राम को मानता हूँ, मेरे पूर्वज भी मानते थे और आगे भी मानूंगा। आज इस पार्टी के द्वारा राम को बेचने का काम किया जा रहा है, लोगों को जाति और धर्म के नाम पर भड़काने का काम किया जा रहा है। इससे गलत और क्या हो सकता है। अच्छा, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश के अंदर सर्वधर्म समभाव को लेकर काम कर रही है और हमारा प्रयास रहता है कि हम सभी धर्मों के लोगों को हम टिकट देने का काम करते हैं, उनको चुनावी मैदान में लाने का काम करते हैं, उनका सम्मान करने का काम भी करते हैं। अच्छा, बीजेपी तो कहती है कि हम हिंदू धर्म बनाए, राष्ट्र को सनातन परंपरा से जोड़ेंगे, यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अखंड भारत तक की बनाने की बात करते हैं,
तो क्या आप उसमें आप नहीं चाहते क्या ये होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो देश के अंदर स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर होना चाहिए, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष काम होना चाहिए, क्योंकि आज आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि लोग मजबूरन प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में आप ये मान के चलिए कि मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, जब गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा। भाई जो पैसे वाले हैं, जिन पर इस पार्टी की कृपा हो रही है, इन लोगों की कृपा होती है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर देश में बात की जाती है कि भाई हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दे पाते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जिस तरीके से 400 पार का नारा है इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या मैच स्पॉट फिक्सिंग हो चुका है? क्या जनता बदलाव करेगी? भाई उन्होंने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में किया और पहले किया, उनको विश्वास है कि वो 400 पार की बात करते हैं। अरे हम तो कह रहे हैं 400 पार 400 सीटें लाने से क्या होगा। भाई आज भी आप पूर्ण बहुमत में थे, जब भी आपने क्या किया देश के लिए। आप बात करते हैं कि कभी इस धारा को हटा देंगे और मंदिर बना देंगे। अरे मंदिर तो भाई पहले से ही बना हुआ था। जो लोगों ने संघर्ष किया, क्या राम मंदिर के ये मान के चलिए कि जिन लोगों ने संघर्ष किया, क्या उनको वहाँ जाने का मौका दिया इन लोगों ने? ये सिर्फ अपने सत्ता में रहने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए सारे काम करते हैं। अच्छा, मेरा अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि मैं देख रहा हूँ कि देश में एक इस समय वो माहौल बना हुआ है कि दल बदल की राजनीति चल रही है। मध्य प्रदेश हो, चाहे वो अलग अलग राज्य के नेता हो, वो अलग अलग पार्टियां छोड़ के दल बदल कर रहे हैं। खासकर कांग्रेस के नेता भाजपा में जा रहे हैं, और भी जो नेता है वो, यानी कि पार्टियों में विलयीकरण हो रहा है। क्या परिवर्तन पार्टी को भी ऐसा कोई लालच मिलता है जिससे कि वो विलयीकरण करेगा क्या कभी? परिवर्तन का उद्देश्य है कि देश में एक परिवर्तन होगा, और परिवर्तन का गठन जो हुआ है, हाँ, सिर्फ और सिर्फ देश में परिवर्तन के लिए हुआ है। अच्छा, अभी तक जो नेता इधर उधर जाने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं। जब उनको लगता है कि भाई ये पार्टी सत्ता में है, इससे कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा, कुछ अपने परिवार की अच्छी व्यवस्था बना देंगे, इसलिए वो सब पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, एक भाई, और जी 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 बताइए बताइए। समय किसी भी पार्टी का आता है, किसी भी राजनीति व्यक्ति का आता है, अच्छा बुरा आता है जीवन में, मगर उसके कारण ये अपने जो कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी आपने पिछली बार देखा विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद में आपके ग्वालियर के महाराज जो कहे जाते हैं, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, उनको मंत्री पद चाहिए था, इस चक्कर में उन्होंने सरकार मध्य प्रदेश की सरकार करा दी। और इतना मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में किसानों का 2.5 लाख रुपए का कर्ज माफ होना था, उसमें भी ये मान के चलिए कि इस पार्टी में जाने के बाद में क्या महाराज ने कभी एक शब्द बोला है कि भाई किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए? इस पार्टी में आने के बाद में उनको कुर्सी मिल गई, उसके बाद में सिर्फ घोषणाएं कर रहे आ रहे हैं, और उसके बाद में उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं एक और आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि जो राजनेता होते हैं, सांसद का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव, बड़ी बड़ी गाड़ियों से करते हैं, बड़े बड़े इलेक्शन कैंपेन करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आज धन, बड़ी संपत्ति, मतलब एक बड़ी जो बड़ा रुतबा, ये भी बड़ा इम्पेक्ट करता है कि आम आदमी कोई इस राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए उसके लिए जगह है क्या? वो इम्पैक्ट दे पाएगा क्या? बिल्कुल, आज की राजनीति इन्होंने क्या है कि बिजनेस बना दी है। जो पार्टियां अभी वर्तमान में हैं, जो सत्ता में पहले थी और आई थी, इन्होंने सिर्फ लिमिटेड कंपनियां बन के रह गई हैं। पॉलिटिक्स का मतलब होता है समाज सेवा, ये सिर्फ बिजनेस करते हैं, और बिजनेस के लिए इन्होंने ये, क्योंकि जो पैसे वाला व्यक्ति है वो बड़ा प्रचार कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मगर एक आम व्यक्ति कैसे करेगा? मैं तो चुनाव आयोग से ये भी मांग करता हूँ कि सभी पार्टियों के सिंबल नष्ट किए जाने चाहिए, क्योंकि जिन पार्टियों को स्थायी सिंबल मिले हुए हैं वो अपना प्रचार ठीक ठाक से कर लेते हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी को सिंबल मिलता है, क्या वो 15 दिन के अंदर कोई प्रचार कर पाएगा? कितने लोगों को बता पाएगा अपने सिंबल के बारे में कि भाई मुझे ये सिंबल मिला हुआ है जिस पर आप वोट डालिए अपना? मतलब ये पार्टियां रेगुलर अपना प्रचार कर रही हैं हर क्षेत्र में। आप ये मान के चलिए कि अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के लिए आचार संहिता लागू है, मगर इस पार्टी के लिए कोई आचार संहिता लागू नहीं है। बहुत बहुत आपसे धन्यवाद आपको कि आपने हमें कीमती वक्त दिया और तमाम ऐसे सवाल है उनसे साझा किए। तो ये मेरे साथ मौजूद थे परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि इस समय एक परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से राजनीतिक दल चलाते हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव के लिए इन्होंने अपने प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतारे हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।